भारत की कहानियां तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन अब बारी है इस वर्ल्ड की कहानी को समझने की। हम समझेंगे कि दुनिया में जो आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे पैदा हुए। हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ईयर 1945 से। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यूएसएसआर की कहानी। हम पढ़ने वाले हैं कि यूएसएसआर जो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, कैसे वो हार गया। आइए तो जरा समझते हैं इस पॉलिटिकल साइंस की कहानी से कि दुनिया कैसे चलती है और यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ। जब वर्ल्ड में दो कंट्रीज के पास में पावर होती है तो उसे हम बायपोलैरिटी कहते हैं या फिर बायपोलर वर्ल्ड कहते हैं। ये बात हो रही है ईयर 1945 से लेके ईयर 1991 तक। इस दौरान वर्ल्ड में पावर दो कंट्रीज के पास में थी। एक थी अमेरिका यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। द एंड ऑफ बायपोलैरिटी में हम यही पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड में जो पावर दो कंट्रीज के पास में थी, उसमें कैसे यूएसएसआर हार जाता है और वर्ल्ड में पावर सिर्फ अमेरिका के पास में बचती है। ये कहानी है यूएसएसआर की। अब आप कहोगे कि यूएसएसआर तो एक फेलियर था, फिर हम उसकी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जो फेल हो जाता है ना, उसकी कहानी पढ़नी चाहिए सो दैट हमें एक्सपीरियंस लगे कि हम वो गलती दोबारा ना करें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर का पीरियड शुरू होता है। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। यहां पर अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को लेकर आगे बढ़ रहा था और यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी सोशलिज्म को लेकर आगे बढ़ रहा था। कोल्ड इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहां पे कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। इस कोल्ड वॉर के एंड को ही एंड ऑफ बायपोलैरिटी के नाम से कहा गया है, जिसमें कि यूएसएसआर हार जाता है। शुरुआत करते हैं यूएसएसआर की कहानी से। 1917 में रशिया में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आता है और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आने के बाद में वहां पे मोनार्क की पावर चली जाती है और सारी की सारी पावर आ जाती है कम्युनिस्ट पार्टी के पास में। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आने के पीछे क्या रीजंस थे? लोग ऑफ कोर्स अपने किंग से परेशान हो गए थे और वो रिवॉल्यूशन चाहते थे। लोग चाहते थे कि किंग के राज में इक्वालिटी नहीं है, तो लोग इक्वालिटी चाहते थे। इसीलिए 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन आता है और रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में चीजें पूरी बदल जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा रूल आ जाता है। जब कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आता है तो वहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इंसान नहीं रखता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास में होती है। ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि सरकार कोशिश कर रही थी कि यूएसएसआर में हर एक नागरिक के पास में इक्वालिटी हो। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो जितनी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि हिटलर के कब्जे में थी, उन सारी कंट्रीज को आजादी दिलवाने में रशिया की बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो ये सभी कंट्रीज यूएसएसआर के पॉलिटिकल सिस्टम में ढल जाती है। इन सारी कंट्रीज में भी सोशलिज्म आ जाता है। अब हम यूएसएसआर के पॉजिटिव की बात करें, उनके पॉलिटिकल सिस्टम की क्या क्या अच्छाइयां थी वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यूएसएसआर ने इक्वालिटी लाने की कोशिश करी है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश की है। दूसरा, हर इंसान की एजुकेशन और हेल्थ केयर नीड्स पर ध्यान दिया जाता था। तीसरा, यूएसएसआर में हम लोग देख रहे थे कि सभी तरीके की इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, पिन से लेके कार तक सब कुछ यूएसएसआर में बन रहा था। ऑल्दो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन यूएसएसआर अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट देश बन रहा था। यूएसएसआर का एक वास्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जिसमें कि हर गांव से लेके हर शहर तक कनेक्टिविटी थी। सरकार हर चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान देती थी। सरकार ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट की जिससे कि लोगों को रोजगार मिलने लग गया और ऐसे करके यूएसएसआर आगे बढ़ने लग गया। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि पूरे कोल्ड वॉर के दौरान, मतलब कि 1945 से लेकर 1991 तक, यूएसएसआर हमेशा सेकंड नंबर पर रहा है। हमेशा नंबर 1 पर अमेरिका रहा है और नंबर 2 पर यूएसएसआर रहा है। अब जब इतनी सारी अच्छाइयां थी तो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? यूएसएसआर के ड्रॉबैक्स की वजह से ही उसकी हार हुई। सबसे पहले यूएसएसआर में क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल था तो लोग सरकार को अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं ना कि जब पावर बहुत ज्यादा आ जाती है तो करप्शन होने लगता है।
कम्युनिस्ट पार्टी को लगने लग गया कि हम ही माए बाप है और कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक हो गई, सरकार का सिस्टम बड़ा करप्ट हो गया। लोग सरकार से जवाब मांग रहे थे लेकिन वहां पे फ्रीडम और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, इसलिए लोग त्रस्त आते चले गए। लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग गया कि अमेरिका कितने आगे निकल रहा है और यूएसएसआर कितने पीछे रह गया है। यूएसएसआर 15 रिपब्लिक से बना था, उसमें कि हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा रशिया वाला एरिया डोमिनेट करता था और बाकी सारे एरियाज को ऐसा लगता था कि हमें तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ रशिया वाले एरिया पर सरकार ध्यान दे रही है। यूएसएसआर में सारी चीजें सरकार कर रही थी तो सरकार के पैसे वहां पर काफी ज्यादा खर्च हो रहे थे। एट द सेम टाइम क्योंकि कोल्ड वॉर का पीरियड था और यूएसएसआर को नंबर 2 से नंबर 1 पर आना था, तो यूएसएसआर दूसरी कंट्रीज को भी क्या कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था सोशलिज्म में आने के लिए। सेम ऐसा होता है ईयर 1979 में जब यूएसएसआर अफगानिस्तान पर इन्वेड करता है। अब जब यूएसएसआर अफगानिस्तान पर इन्वेड करेगा, यूएसएसआर की आर्मी जब वहां पर जाएगी तो यूएसएसआर के पैसे अफगानिस्तान पर खर्च होंगे। यूएसएसआर ऐसे ही दूसरी कंट्रीज पर पैसे खर्च करने लग जाता है और वो अपने लोगों की नीड्स पर ध्यान नहीं देता है। धीरे धीरे लोग परेशान हो जाते हैं, धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि हमें तो इक्वालिटी के वादे किए गए थे, कहां गई इक्वालिटी, अब तो सरकार हम पर ध्यान ही नहीं दे रही है। लोग फ्रीडम की चाह कर रहे थे, लोग डेमोक्रेसी की चाह कर रहे थे। वो सोचो, एक इंसान को आपने कमरे में बंद कर दिया है, आप उसे खाने पीने को दे रहे हो, आप उसे अच्छी शिक्षा दे रहे हो, लेकिन आप उसे बाहर की दुनिया नहीं दिखा रहे हो, तो उसे उस कमरे में सिर्फ 4 दिन ही अच्छा लगेगा, फिर वो बाहर आजादी की बात करने लगेगा। ये सारी चीजें धीरे 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 कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को समझ में आने लगती है। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव पावर को लेते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव लीड करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव एक अच्छे लीडर होने के नाते उन्हें यह समझ में आ गया था कि मेरे देश में बहुत सारी कमियां हैं, तो मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लेके आते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं जिसमें कि वो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं। जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव ये 2 रिफॉर्म्स लेके आते हैं, पूरे यूएसएसआर में लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लोग रोड पर उतर आते हैं। स्पेशली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो रहती है वहां पे लोग सबसे पहले प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि हमें यूएसएसआर से अलग होना है। जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो मिखाइल गोर्बाचेव कुछ नहीं करते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव शांत रहते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सोचते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव क्या कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि अपना जीवन तो अच्छा चल रहा है ना, पावर तो अपने पास में है ना, लोगों की क्यों सोचना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी कूप करना चाह रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी मिखाइल गोर्बाचेव को पावर से हटाना चाह रही थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी मिखाइल गोर्बाचेव को पावर से हटाना चाह रही थी तब बोरिस येल्त्सिन की एंट्री होती है और बोरिस येल्त्सिन के पास में पावर आ जाता है। बोरिस येल्त्सिन इस रिफॉर्म को चाह रहे थे। बोरिस येल्त्सिन कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ थे और बोरिस येल्त्सिन ये 1991 में डिक्लेयर कर देते हैं कि यूएसएसआर इंडिपेंडेंट हो चुका है, यूएसएसआर से अलग अलग देश बन जाते हैं और सभी देश अपनी किस्मत लिखने को तैयार है। अब जितने भी देश ये यूएसएसआर से बने हैं, इन सब की इकोनॉमिक हालत काफी ज्यादा खराब रहती है। अगर इनकी इकोनॉमिक हालत बहुत अच्छी रहती तो ये यूएसएसआर में ही रह जाते ना, ये पूरा यूएसएसआर बनके एक साथ में रह जाता ना। सभी देश अलग क्यों हुए? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जब इन सभी देशों की इकोनॉमिक हालत खराब हो जाती है तो ये सभी लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जाते हैं लोन मांगने के लिए। आईएमएफ इनको लोन तो देता है लेकिन एक शर्त पर देता है कि आज तक जो तुम्हारा डेवलपमेंट सोशलिज्म से हो रहा था अब कैपिटलिज्म से होगा, अब प्राइवेट प्लेयर आएगा, सरकार कुछ भी काम नहीं करेगी, सरकार का काम है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इन सभी देशों को पैसे चाहिए थे और सभी देश आईएमएफ की इस डिमांड को मान लेते हैं। इसी को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया है। जब इन सभी देशों में शॉक थेरेपी आई तो इनकी इकोनॉमिक हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पहले से इनकी इकोनॉमिक हालत खराब थी। अब सरकार ऊपर से कुछ नहीं करेगी, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर करेगा, तो इनकी स्थिति और ज्यादा खराब होते जा रही थी। हम लोग ये देख रहे थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की नीलामी लग रही थी, रशिया की करेंसी पूरी तरीके से गिर चुकी थी, लेकिन इनकी इकोनॉमी धीरे 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 आने वाले 10 साल बाद रिवाइव करती है। फ्रॉम द ईयर 2000 ये सभी देश धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। जब इनको पता चलता है कि हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल वगैरह है, तो ये धीरे 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 एक्सपोर्ट करके इनकी इकोनॉमी रिवाइव करना स्टार्ट करती है। अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो मैंने आपको बताया बायपोलैरिटी क्या होती है,
यूएसएसआर का क्या पॉजिटिव था, यूएसएसआर का क्या नेगेटिव था, यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लेके आए और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद हमने देखा कि शॉक थेरेपी आई और शॉक थेरेपी से ये सभी कंट्रीज धीरे 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 रिवाइव करके अपने डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रही थी। जितनी भी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट थी और जो कि यूएसएसआर से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट देश बनी है, उन सारी कंट्रीज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आए, स्पेशली सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स आए। अगर मैं आपको सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट को आसान भाषा में समझाऊं तो आप कुछ इस तरीके से समझेंगे कि एक धर्म है जैसे कि क्रिश्चियनिटी में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग कैथोलिक्स होते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो मान लीजिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जो लड़ाई चल रही है उसको सेक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वैसे ही मेरे लाल अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में शिया मुस्लिम होते हैं, सुन्नी मुस्लिम होते हैं, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा कि धर्म एक है लेकिन उस धर्म के अंदर जो अलग अलग सेक्ट हैं उनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो इन सारी कंट्रीज में हम बहुत सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे। अजरबैजान में, अर्मेनिया में, रशिया में हम लोग देख रहे थे कि चेचनिया और दागिस्तान आजादी की बात कर रहे थे। जब किसी भी देश में कोई एरिया अलग होने की बात करता है तो ऑफकोर्स वहां पे आर्मी एक्शंस लेती है और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब ये देश आजाद हो गए थे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए हो, जी नहीं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अब अगर आगे आते हैं तो यूएसएसआर की सीट रशिया ने संभाली थी। यूएसएसआर की जितनी भी ट्रीटीज थी, यूएसएसआर के जितने भी एग्रीमेंट्स थे, वो सब रशिया आगे लेके जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया था। भारत और रशिया के रिश्ते कैसे रहे? तो भारत और रशिया के रिश्ते शुरू से ही बहुत अच्छे रहे। 2001 में हमने स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के साथ में, जिसके की तहत 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया ने साइन किए हैं। हम 80 एरियाज में कोऑपरेट कर रहे हैं। हम आर्म्स एंड वेपन्स, हमारे इसरो में रशिया का बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम रशिया की बात ना करें और दूसरी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री की बात करें तो हमारे रिश्ते सभी कंट्री से बहुत अच्छे हैं। हमारे बॉलीवुड के गाने वहां पे बड़े फेमस है, तो हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी काफी अच्छा है। तो ये थी पूरी की पूरी एंड ऑफ बायपोलैरिटी वाले चैप्टर की कहानी। ये पूरा चैप्टर आपका फोकस करता है यूएसएसआर पे, और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उन कंट्रीज की स्थितियां कैसे रही है उस पर फोकस करता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।